कभी कभी तो ये लगता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ इज इंडिया पर। फॉलो नहीं किया तो इसके फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाजमी करना ना भूलें और शेयर भी कर दें अपने मित्रों के साथ। चलिए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे देश की संसद से जो बोला जाता है, कम से कम ये तो हम तय करते हैं। कई बार हम पाकिस्तान के वीडियो देख करके बहुत खुश होते हैं कि पाकिस्तान की संसद में क्या हो रहा है। बहरहाल, आपने कुछ दिन पहले पाकिस्तान का एक ऐसा वीडियो देखा होगा जिसके अंदर 10-10 रुपए के 5-7 नोट थे जो स्पीकर के पास मौजूद थे। जब स्पीकर ने पूछा कि ये नोट किसके हैं, तो वहां पर उपस्थित 8 से 10 मेंबरों के हाथ खड़े हो गए थे। इस पर स्पीकर ने कहा कि जी, इतने तो मेरे पास नोट ही नहीं है जितने हाथ खड़े हो गए हैं। उसके हमने मीम बनाए, मीम भेजे, लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, इंस्टाग्राम पर न्यूज एजेंसियों ने भी अपने अपने पेज से शेयर किया कि देखिए पाकिस्तान की संसद के क्या हाल है। लेकिन एक तरफ हम पाकिस्तान की संसद की चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ हम भारत की संसद की चर्चा करते हैं कि क्या हम जो चीजें शेयर करते हैं, क्या हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी सही कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ठीक है या फिर नहीं है। राजनीति का एक ऐसा विचार, राजनीति का एक ऐसा मूड जहां पर आपको कई बार हंसी आएगी, कई बार आपको ये देखने को मजबूर करेंगे अपने आप को कि यार हम देख क्या रहे हैं, राजनीति में क्या ये चल रहा है। इन्हीं मुद्दों से चलते हुए, गलियारों को छूते हुए राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे हम बात करेंगे कि आज सत्ता पक्ष के लोग क्यों राहुल गांधी की उस विदेश यात्रा से डरे हुए हैं या सहमे हुए हैं। चलिए, हम बात करते हैं रघुपति राजा राघव राम। ये आपने सुना होगा, ये महात्मा गांधी का फेवरेट भजन माना जाता है। और जब भी कोई पिक्चर आती है तो रघुपति राजा राघव राम, ये इस प्रकार के लिरिक्स आपको सुनने को मिलते हैं। इस पर कंगना रनौत ने यह कहा है कि मनरेगा का हमने नाम चेंज किया है। चलिए, मनरेगा का हमने नाम चेंज करके जी राम जी कर दिया है। इस पर काफी लंबी चौड़ी बहस चली थी कि अब उन कामों के भी नाम बदले जा रहे हैं जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं वास्ता रख रहे थे। ये एक पार्टी की द्वेष भावना होगी दूसरे पार्टी के प्रति कि नाम बदलने से क्या होता है, लेकिन इसमें अब जी राम जी डाल दिया तो विरोध इतना होगा नहीं क्योंकि प्रभु राम का नाम आ चुका है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया। इस पर कंगना रनौत ये कहती है कि भाई, हमें तो ऐसा लगता है कि बापू का ये नेशनल एंथम, जो बापू ने लिखा नेशनल एंथम था, तो सबसे पहले कंगना रनौत आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि हमने ट्वीट वो खोजने की कोशिश की है, जो ट्वीट किया था कंगना रनौत ने अपने हैंडल से, वो हमें मिला नहीं। या तो हो सकता है कि वो हटा दिया गया हो, अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन एक सांसद के पास जब सेक्रेटरी इतनी होती हैं, जब उनके आसपास के निजी कर्मचारी इतने होते हैं, तो क्या उनको ये भी पता नहीं होता कि नेशनल एंथम कौन सा है। अब ट्विटर हैंडल इतना बड़ा पेज जिसमें 2 मिलियन लगभग फॉलोवर हैं, तो वहां पर क्या कंगना रनौत खुद ऑपरेट करती है, ये भी सोचने वाली बात है। जिस किसी ने भी ऑपरेट किया है, क्या वो बिना जानकारी के वहां पर चीज परोसी जा रही है। आप एक बहुत बड़ी विचारधारा को प्रेजेंट कर रहे हो, आप भारत की विचारधारा को प्रेजेंट कर रहे हो, आप विदेशों में भी देखे जाने वाले वो नेता हो जो आप हमेशा सुर्खियों में रहते हो, लेकिन ये भी आपसे गड़बड़ी हो जाती है। तो जब ये पता चला कंगना रनौत को कि भाई ये नेशनल एंथम नहीं है, ये तो एक भजन है जिसके रचयिता लक्ष्मणाचार्य है, इससे महात्मा गांधी का कोई वास्ता नहीं है। प्रभु अल्लाह राम सब एक है, ये जो लाइन है, ये लाइन महात्मा गांधी ने ऐड की थी उस वक्त, जिस वक्त देश आजाद होने की कगार पे था और जिस वक्त कई यात्राएं चल रही थी, महात्मा गांधी की यात्राएं चल रही थी। उस वक्त ये शांति का प्रतीक भजन उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो अक्सर ये भजन गुनगुनाया करते थे। यूं कह सकते हैं कि ये भजन भारत की आजादी से लेकर के बहुत तगड़ा रोमांचक दृश्य रहा है उस वक्त, और बहुत बड़ा जोड़ भी रहा है। जब कंगना रनौत को पता चलता है कि ये तो मुझसे गड़बड़ी हो चुकी है और इस प्रकार की गड़बड़ी होना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बेइज्जती का सवाल था, इसलिए वो ट्विटर शायद ट्वीट किया गया, वो हटा लिया गया है, यानी कि ट्वीट हैंडल पे अब आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या संसद में सांसद का इतना बड़ा ओहदा जो रिप्रेजेंट करता है अपनी पब्लिक को, अपने संसदीय क्षेत्र को, अपितु पूरे भारत देश को, तो क्या वहां पर फूड प्रोसेस हो रहा है। फूड प्रोसेस हम यूं कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपके यहाँ पर गेहूं गेहूं सीधा, अगर फसल से गेहूं आता है, गेहूं से आटा बनता है, तो वो प्रोसेस है।
लेकिन उसी आटे से जब बिस्किट बनता है तो वो फूड प्रोसेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है, अल्ट्रा प्रोसेस है, फिर वो जाकर के मैदा बनता है, पेट के अंदर खराबी करता है। इसी प्रकार से आप बहुत सी चीज़ें आप लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जैसे मक्की है, मक्की खेत में निकलती है, चलिए ठीक बात है, वो एक प्रोसेस है, लेकिन वही मक्की के दाने अगर किसी पैकेट में सहेज करके 4-4 साल चलाए जाते हैं तो फिर उसको अल्ट्रा प्रोसेस कहा जाता है। जैसे मैदा है, मैदा बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेना भी चाहिए, डालना भी चाहिए, स्वादिष्ट के लिए, जुबान के लिए। लेकिन वही मैदा जब समोसा बनता है, प्रोसेस बनता है उस तेल के अंदर, तो ये अल्ट्रा प्रोसेस है। ये खान-पान की चीज़ों को हम इसलिए रख रहे हैं कि खान-पान में अल्ट्रा प्रोसेस की चीज़ों को हम समझ रहे हैं। लेकिन जब एक सांसद अपनी प्रोसेस को भूल जाता है, तो फिर उसे क्या कहिएगा कि नेशनल एंथम है कि नहीं? एक भजन को आप नेशनल एंथम की उपमा दे रहे हो, आप कांग्रेस पे लगातार हमला कर रहे हो, लेकिन आपकी जानकारी में वो चीज़ें है ही नहीं, तो बिना जानकारी के आपने चीज़ें ये कैसे कह दी है? अब हम चलते हैं राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर। राहुल गांधी विदेश यात्रा में हैं, जर्मनी में हैं, जर्मनी में उनका बेरिन के अंदर बहुत बड़ा स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर लोग गए। ये दोनों धरातल आप मान के देखेंगे। एक आप इसको फिर हम फूड प्रोसेस के ज़रिए हम आपको समझाते हैं। एक वही खान-पान की जो तीखी चीज़ें होती है, जो आपको बाहर बाज़ार के अंदर अवेलेबल होती है, वो मिल जाती है। लोग अक्सर वहाँ पर आम जो लोग होते हैं, वहाँ पर सस्ते में खा कर के अपना पेट भरते हैं। लेकिन वही चीज़, वही प्रोसेस, वही सेम, लेकिन अगर काँच के होटल में मिलता है तो उसका रेट 4 गुना हो जाता है। इस यात्रा से आप यही समझिएगा। नरेंद्र मोदी भी विदेश की यात्रा पर काफ़ी रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो विदेश की यात्रा जब होती है, जब इंडियन लोगों से वहाँ मिला जाता है, तब वो एक सरकारी खर्चा होता है, बड़ा स्टेडियम होता है। जिस देश में जाते हैं तो उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी अन्य लोग हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अन्य जो ये बिज़नेसमैन होते हैं, जो इंडिया से गए हुए हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। राहुल गांधी उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जो इंडिया प्रवासी लोग हैं, जिनका बिज़नेस है। वो लगातार 1 टू 1 हो रहे हैं, जिनको कांग्रेस की विचारधारा से प्यार है, जो लोग राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, उन्हीं लोगों से वो मिलेंगे। इसमें तो है नहीं कि उनको न्योता देकर के या ज़बरदस्ती बुलाया जाएगा। ये कांग्रेस के पेज पर सबसे पहले ये कह दिया गया था कि राहुल गांधी फलां-फलां तारीख को 17 तारीख को बाहर निकलने वाले हैं विदेश में। अब ये देखिए कि सारे प्रोपेगेंडा हटते जा रहे हैं। मीडिया के अंदर तथ्यों की कोई खबर नहीं ला रही है। मीडिया के अंदर तथ्यात्मक बातें हो ही नहीं रही है। आज बात चली मीडिया के अंदर कि भाई राहुल गांधी को बाहर जाते ही ठंड लगने लगी है, वो जैकेट पहनना शुरू कर दिया है, वो भी ब्रांडेड। राहुल गांधी अपने देश में रहते हैं तो टी-शर्ट में रहते हैं, वो सादगी का जीवन बताते हैं। चलिए अच्छी बात है, लोग उनसे पूछते हैं कि आपको सर्दी नहीं लगती? भारत जोड़ो यात्रा जैसा आपने देखा होगा तो वहाँ ये कहा कि नहीं मुझे सर्दी नहीं लगती। वो उन दिनों की बात है, अब उसको यहाँ पे टेक्स्ट किया जा रहा है। अब देखिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सर्दी के अंदर वो लगातार 40 से 50 किलोमीटर की पद यात्रा किया करते थे। अगर कोई भी, राहुल गांधी की यह बात नहीं है, आम आदमी भी अगर पद यात्रा करता है सर्दी के अंदर 10 किलोमीटर तो उसे स्वाभाविक है कि सर्दी नहीं लगेगी। ये आप और हम भी कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, लेकिन सर्दी नहीं लगेगी, ये तय है। लेकिन इस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती? विदेश में जाने के बाद में देखिए कि लॉर्ड साहब हैं, वो शहजादे जो हैं, वो एक टैग, कंपनी का टैग पहन रहे हैं, ज़बरदस्त महंगा कोट पहन रहे हैं। अब ये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कहता है, वहाँ विदेश में क्या कहता है। हो सकता है कि वहाँ पर एक अलग नेचर हो सकता है कि वहाँ पर उनको ज़्यादा ठंड लगी हो, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मीडिया के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चर्चा करने लायक मुद्दा बचा है? आप फूड की बात नहीं करेंगे, आप जंक फूड की बात नहीं करेंगे, आप अल्ट्रा प्रोसेस की बात नहीं करेंगे। आपके पास केवल और केवल यही मुद्दा है कि राहुल गांधी क्या पहनते हैं, विदेश दौरा कैसे रहा है और कैसे नहीं रहा है। अब हम निकलते हैं इन दोनों मुद्दों से बाहर। अब आते हैं कांग्रेस वर्सेस डायरेक्ट बीजेपी की क्या हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से की गई, जिसके अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि नेशनल हेराल्ड नाम का जो केस था उसके अंदर कांग्रेस को बिना वजह फंसाया गया। कांग्रेस की विचारधारा ऐसी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता। जब कोई प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हुई है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग होगी कैसे? जब पैसे का लेन देन नहीं हुआ है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग होगी कैसे? इनका इतना हल्का केस था, जिस केस के अंदर बीजेपी ने सीबीआई लगाई
और ईडी लगाई, ये अलग अलग चीजें, एजेंसियां हैं जो अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अलग होता है, भूमि रूपांतरण के लिए अलग चीज होती है। तो ये दोनों एजेंसियां पीछे लगी। राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ की गई, सोनिया गांधी से 5 से 6 घंटे पूछताछ की गई और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी 4 से 5 घंटे पूछताछ की गई। लंबे टॉर्चर होने के बाद में कांग्रेस आज फूट फूट कर मीडिया के सामने अपने दुख गा रही थी। इस बात से यह तो जाहिर हो गया है कि लगातार 2015 से केस करने के सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि भाई ये केस किया जाए, ये हमें हल्का लग रहा है, लेकिन वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज 2021 में होती है। 2021 के बाद में लगातार ईडी की पूछताछ, लगातार कांग्रेस की छवि को खराब करना, राहुल गांधी को 50-50 घंटे वहां बैठाना, ये जो बातें हैं ये मैसेज देती है कि बीजेपी ने अपनी ओर से फुल प्रयास किया था कि कांग्रेस को एक्सपोज किया जाए। लेकिन अब यहां किसकी साठगांठ रही है? अब सवाल ये खड़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसला कैसे दे दिया है, आखिर न्यायाधीश ने इस प्रकार का फैसला दिया कैसे है? उन्होंने इसको पढ़ने से ही भी इनकार कर दिया कि इसमें कोई तंत्र ही नहीं है, कोई दम वाली बात ही नहीं है। ये जब देश के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, तब उनकी बातों में दर्द नजर आ रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस की उन तमाम चीजों को खत्म करने की कोशिश की गई है जिन चीजों से कांग्रेस हमेशा प्रोग्रेसिव रहती है। कांग्रेस ने अच्छा करना चाहा, कांग्रेस के संस्थान मिटाने की कोशिश की गई। यहां पर एक बात और करना चाहेंगे, कांग्रेस मनी लॉन्ड्रिंग और इन तमाम चीजों में अपनी सफाई दे चुकी है, पूरे देश की जनता को बता चुकी है कि उन्हें बदनाम करने की जबरदस्त कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि माफी मांगने से क्या होगा, हमारी छवि निकल करके कभी वापस नहीं आ सकती। जिस प्रकार की छवि को क्रिएट कर दिया गया है देश के सामने, अब देश के सामने माफी मांगेंगे तो क्या 50 घंटे जो राहुल गांधी से पूछताछ की गई वो घाटा हो जाएगा? क्या लोगों के सामने इस नैरेटिव को हम दूर कर सकेंगे? ये चलिए अच्छी बात है, जनता भी समझती है, आप भी समझते हैं, सारी चीजें अपनी अपनी जगह है। लेकिन एक बात समझने का प्रयास करेंगे हम, क्या ये चीजें आपको नहीं लगती कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को जब एक दूसरे से टकराना हो तब इस प्रकार की फजीहत करने पर दूसरी पार्टी लग जाती है? क्या इससे पहले 2014 से पहले इस प्रकार की पार्टियों को अगर टारगेट किया जाता तो इस देश के अंदर 2,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होती? आपको जानकर के अचंभा होगा कि इस देश में 2,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी आवाज को उठा करके 2,500 पार्टियां यहां पर चुनाव भी लड़ती है, अपने कैंडिडेट भी उतारती है। आज आपको जानकर के ये भी ताजुब होगा कि 2,500 पार्टियों को उतारने से पहले क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि इन पार्टियों को खत्म करना चाहिए? कांग्रेस अगर ऐसा करती तो कांग्रेस जब महामहिम हुआ करती थी किसी जमाने में, तब आपको क्या लगता है कि ये 2,500 पार्टियां वर्चस्व में आ सकती थी या फिर नहीं? ये लोकतंत्र को खतरा है और लोकतंत्र में ऐसी बातें शोभा नहीं देती कि आप किसी विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हों। या फिर ईडी का जो भी सवाल था, यहां पर राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने काफी ये कहा था और पर्सनल अटैक जो हुए थे वो जबरदस्त थे। आज आपको एक बात और माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी पर कम से कम लाखों मीम तैयार हैं। राहुल गांधी पर हमेशा हंसी के मजाक के वो मीम तैयार है। क्या एक राष्ट्रीय नेशनल पार्टी को अपने ऑफिशियल अकाउंट से इन बातों को शेयर करना चाहिए? ये भी आज आप समझेंगे। अगर इस प्रकार से कांग्रेस भी आगे करने पर मजबूर हुई, मान लीजिए कि कांग्रेस सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद में बीजेपी से ये सीख सीख के अगर कांग्रेस ऐसा करती है, तब फिर क्या होगा? क्या कांग्रेस महामहिम बनने के बाद में छोटी पार्टियों को खत्म करने की अगर सोचती है तो क्या ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है? क्या ये आम आदमी को खतरा नहीं है? अंत में सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि ये पूरी जो चीजें हैं, पूरे दिन का एनालिसिस ये कहता है कि विपक्ष हर देश का मजबूत होना चाहिए। अगर किसी देश का विपक्ष मजबूत रहता है तो जबरदस्त होता है कि उस देश में विकास की गति को 4 चांद लगेंगे और विकास की गति दोगुनी रफ्तार से अपनी परफॉर्मेंस करेगी। आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताएंगे। लगातार विश्लेषण का दौर यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।